हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के टॉपिक जो 100 नंबर को आप हमारे इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। पूरे 100 नंबर का पक्का बिल्कुल हम कराने वाले हैं। 2 घंटे की वीडियो को आपको एक पूरी वीडियो में ख़त्म, यानी 2 घंटों की वीडियो में पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी। ये 2 घंटों की या 2.5 घंटे की आप देख सकते हैं देखो पूरा। यहाँ पर हम आपको 21 टॉपिक आपको बताएंगे इस वीडियो में। अब की बार 95 प्लस नंबर, यानी 100 नंबर आपके पक्का कर देंगे इस वीडियो के जरिए। आप इस वीडियो में बने रहे। मैं अर्जुन राजपूत आपका ऑल स्टडी क्लास चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का पेपर जो जनवरी में होने वाला है। जो हमारा 16 फरवरी का हिंदी का पेपर है, उसी के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो में आपको 100 नंबर आपको पक्का करने वाला हूँ। अगर आपका राइटिंग अच्छा हुआ तो आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए। आपको इस वीडियो के जरिए आपको 100 नंबर कराने वाले हैं। चलो चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा है हिंदी के बहुविकल्पी, यानी हिंदी के बहुविकल्पी जो हमारे 10 नंबर के आते हैं। और दूसरा है हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी महत्वपूर्ण गद्यांश जो हमारा 10 नंबर का आता है। महत्वपूर्ण गद्यांश हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किस तरह से आपको करना है और किस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, किस तरह आपको लिखना है, इसमें हम आपको बताएंगे। हमारा तीसरा है महत्वपूर्ण पद्यांश जो हमारे 10 नंबर में ये भी पूछा जाता है। और चौथा है हमारा लेखक का जीवन परिचय, यानी लेखक का जीवन परिचय। आपको उसमें तो साहित्य परिचय आता है, हम बताएंगे आपको उसमें किस तरह से आता है। साहित्य परिचय और जीवन परिचय में दोनों आपको करके दिखाएंगे। ये हमारा आता है 5 नंबर का। ओके, और इसमें से हम यहाँ पर 5वां है हमारा कवि का जीवन परिचय, यानी कवि का भी जीवन परिचय आपको लिखना है। और 6वां है हमारा कहानी, यानी कहानी किस किस की कहानी आती है हमारी। पंचलाट बहादुर, ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है, इनको आपको इसलिए से पढ़ लेना है। और हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह आपको करनी है। और 7वां है खंड, यानी ये भी खंड हमारे कितने नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आते हैं खंड। और 5 नंबर के हमारे खंड आते हैं, किस तरह से आते हैं हम दिखाएंगे आपको। और हमारी 8वां है हमारा हिंदी संस्कृत गद्यांश, यानी जो संस्कृत का गद्यांश आता है हमारा कितने नंबर में पूछा जाता है, 7 नंबर में, यानी ये भी हमारा 7 नंबर में पूछा जाता है। तो हमारा अगला 9वां है हमारा क्या, इसमें देखिए हमको 9वां बताएंगे इसको। ये हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ पर 9वां है हमारा हिंदी संस्कृत पद्यांश, यानी श्लोक जो हम उसमें पढ़ते थे काव्य में, उसी तरह इसमें भी है गद्यांश, यानी पद्यांश है श्लोक, यानी श्लोक की आपको हिंदी बनानी है, उसका लिखना है आपको। और 10वां है हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यानी मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इनको भी आपको करना है। और हमारा ये पद्यांश हमारा कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। मुहावरे लोकोक्तियां जो हमारे कितने नंबर पूछे जाते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां 2 नंबर के, यानी इनमें से आपको एक करना होता है, आपको बताऊंगा मैं। वो 11वां हमारा संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद 11वां, इसको आपको ये भी हमारी कितने नंबर की आती है संधि विच्छेद, ये भी हमारी 3 नंबर की आती है। ओके, वही हमारा विभक्ति एवं वचन, यानी विभक्ति एवं वचन, इनको भी हम आपको बताएंगे। 13वां हमारा शब्द एवं, ये भी हम आपको बताएंगे। और हमारा 14वां है शब्द अर्थ, यानी शब्द अर्थ, इनके शब्द अर्थ बताएंगे हम इनको भी। और 15वां हमारा क्या, अनेक अर्थों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस तरह आते हैं इसमें हम बताएंगे आपको। वही हमारा 16वां है वाक्य संशोधन, यानी सत शुद्ध अशुद्ध, यानी अशुद्ध देता हमें शुद्ध करने किस तरह करने आपको बताएंगे आपको हमारा। और हमारा 17वां है छंद, यानी रस है, ये भी हमारा आता है। और 18वां है हमारा छंद, यानी इनको आपको इतनी बढ़िया ट्रिक से सिखाएंगे जो कभी आप भूल नहीं सकते, इसमें हम आपको बताएंगे। और ये हमारा 19वां अलंकार है, इसको भी हम आपको ट्रिक से बताएंगे किस तरह आपको लिखना है। और 20वां है हमारा पत्र लेखन, यानी पत्र लिखना। और 21वां है हमारा महत्वपूर्ण निबंध,
यानी हम आपको निबंध बताएंगे किस तरह आपको याद करने होगा। ओके, और हमें यहाँ पर आ गया महत्वपूर्ण, यानी हमारा सबसे पहला था महत्वपूर्ण बहुविकल्पी है, यानी बहुविकल्पी था हम ये लेकर आ चुके हैं बहुविकल्पी। ये हमारे 14 बहुविकल्पी है, जिसमें से कुछ काव्य के हैं, कुछ गद्य के हैं, यानी 7 काव्य के और 7 गद्य के हैं। इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे 10 नंबर के महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। पहला हमारा युद्ध यात्रा के रचनाकार, यानी युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है हमारे। इसमें से आपको 4 ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे, इसमें से आपको एक छांट के लिख देना है। तो इसके हमारे कौन, धर्मवीर भारती, यानी धर्मवीर भारती है इसके रचनाकार। और दूसरा हमारा मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है, यानी मजदूरी प्रेम किस विधा की रचना है। इसमें तो बता दूं मैं, अब यह निबंध विधा की रचना है। और यहाँ पर तीसरा है अशोक के फूल किस विधा की रचना है, यानी अशोक के फूल किस विधा की रचना है। ये भी हमारा क्या है, निबंध, यानी निबंध विधा की रचना है। और ये हमारी नीति ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, नीति ब्रह्मचारी विधा नहीं, यह रचना किसकी है, यह हमारा क्या है, उपन्यास है। ओके, और हमारा 5वां है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, यानी लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है, ये हमारा इसका है परीक्षा गुरु, यानी परीक्षा गुरु है। और 6वां है प्रताप पत्रिका के संपादक है, यानी प्रताप पत्रिका के संपादक हमारे कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। और हमारा 7वां क्वेश्चन है कायाकलाप के रचनाकार है, यानी कायाकलाप के रचनाकार कौन है हमारे, इनमें से हो जाएंगे हमारे प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद हमारे इसमें से हो जाएंगे। ओके, और हम चलते हैं अगले 7 क्वेश्चन। ये हमारे आगे काव्य के, यानी वे गद्य के थे, ये हमारे है किसके, काव्य के। तो यहाँ पर है वैदिक वनवास काव्य कीर्ति है, यानी वैदिक वनवास किसकी काव्य कीर्ति है। इसमें से आपको छांट के लिखना है, 4 ऑप्शन उसी तरह दिए जाएंगे। तो इसलिए हमारा काव्य खंड काव्य। ओके, और इसमें ये है हमारा कामायनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या कितनी, यानी कामायनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या कितनी है। तो मैं बता दूं आपको इनकी 15 है। इसी तरह आपको इन्हें बहुत अच्छी तरह याद कर लेना है, और आपको इन्हीं में से बच जाएंगे 10 नंबर का। ओके, यहाँ पर है छायावाद युग का समय कब तक माना जाता है, यानी छायावाद का युग कब तक माना जाता है। तो हम बता दूं मैं 1918 से 1938 तक। ओके, और यहाँ पर चौथा है आंसू काव्य में प्रधान रस है, यानी आंसू काव्य में कौन सा रस है, यानी इसमें हमारा कौन सा, करुण रस, यानी करुण रस इसमें है। नई कविता का आरंभ कब माना जाता है, नई कविता का आरंभ कब हुआ था, यानी कब माना जाता है। इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सन 1951 में। ओके, तो हमारा 6वां है आंगन के पार द्वार रचना है, यानी आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। ये हम बता दूं आगे की हमारी ये आगे की रचना है। ओके, यहाँ पर है कवि हरियोद्ध का रस है, यानी कवि हरियोद्ध का रस है कौन सा है, वियोग श्रृंगार, यानी कवि हरियोद्ध ने कौन सा श्रृंगार लिखा था, वियोग। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या, और हमने ये 10 नंबर तो आपको पूरा पक्का करा दे। अब आगे हमारे महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश किस तरह से आपको हम इसमें बताएंगे, देखिए इस तरह आपके पद्यांश, इस तरह आपका पद्यांश आएगा। सबसे पहले आपको इस तरह आपको देखने को मिलेगा, देखिए यानी इस तरह आपको देखने को मिलेगा इस तरह। और इस तरह आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम इसमें से पहला पढ़ते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कब लिख सकते हैं, जब हम इस पाठ के बारे में मालूम हो। इस पाठ कौन किससे लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसका पाठ का नाम क्या है। तो हम इसकी कैसे पहचाने, इसको हम पढ़कर पहचानते हैं। पढ़कर कैसे पहचानते हैं, साहित्य कला, नृत्य कला, नृत्य गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविधों रूपों में साकार है होता है। यद्यपि ब्रह्म रूप की दृष्टि से संस्कृत के यह बाहरी लक्षण अनेक
अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूचता जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और इससे आनंदित होता है। यानी इससे क्या होता है, आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वीकार करती है। यानी इसमें हम क्या देखते हैं, इससे हमें पहचान। यहाँ पर आ गया हमारा क्या, राष्ट्रीय, और यहाँ पर हमारे शुरू में क्या था, राष्ट्रीय, जिसमें राष्ट्रीय के बारे में आज देखने को मिले, राष्ट्रीय के बारे में बता रहा है, तो आप समझ आना कि हमारा राष्ट्रीय स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। ओके, तो इसी तरह आपको कर देना है। हमारा पहला क्वेश्चन था, क्या था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी संदर्भ लिखना है हमारा, किस तरह संदर्भ लिखना है हम आपको दिखाते हैं। इस तरह का आपका संदर्भ आएगा। देखिए यहाँ पर संदर्भ, सबसे पहले आपको निकाले पहले से संदर्भ। यहाँ पर लिखना है आपको प्रस्तुत गद्यांश, यानी प्रस्तुत गद्यांश सुशोभित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी है। इसका पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उत्तरित है, यानी लिया गया है। कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें, कि आपको इस तरह संदर्भ देखने को मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, देखते हैं हम इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि रेखांश की व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारी ये रेखा चाहिए, जो हमारी ये, इसकी हमको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या करनी है रेखांश की। किस तरह करनी है आपको बताते हैं। इसकी आपको किस तरह व्याख्या करनी है, जो हमारा ये दिया है ये रेखांश, इसको आपको शुद्ध हिंदी लिखनी है। यानी इसकी थोड़ी थोड़ी हिंदी बना के लिख दो। आपको नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको उतार देना, यानी आपको उतार देना है इसे। ओके, तो यहाँ से आपको यहाँ तक उतार देना है। मैं एक बात भूल गया, इसमें आपको एक बात और बता दूं। इसमें क्या होता है जब हम उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा संदर्भ है। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम शुरू के 2 अक्षर लेकर और एंड के 2 अक्षर लेकर हम इस तरह लिखते हैं। देखिए हम दिखाते हैं कि शुरू का है हमारा साहित्य कला डॉट 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 डॉट, यहाँ पर हम लिख देंगे स्वस्थकार है। यानी जो हमारा लेखक यानी कॉपी चेक करे वह समझ जाए कि इसी में से इसने लिखा है, वरना वो इसी तरह आपको लिखना है। ओके, तो इसमें से हमारा दूसरा क्या क्वेश्चन था हमारा, रेखांश की व्याख्या कीजिए। यानी रेखांश की व्याख्या आपको नहीं आ रही, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देनी है यही। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, किन किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। यानी इसी में से आपको किन किन मानसिक भावों को प्रकट करता है, तो इसमें से आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। तो आपको देखने को मिल गया पहला क्वेश्चन, यहीं तक आपको किस तरह करना। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था, कि साहित्य, कला, नृत्य, कला, आमोद प्रमोद अनेक रूपों राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। यानी वही हमारा है, इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पक्का। ओके, इसी में से आपको लिख देना है। और हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था, देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन था, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होते हैं। यानी सहृदय वाले व्यक्ति किसको देखकर आनंदित होते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति सहृदय है, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको इस तरह आपको देख लेना है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन था हमारा, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को देखकर स्वीकार करते हैं हुए उसमें से आनंदित होते हैं। यानी संस्कृत के आनंद पक्ष को, यानी ये हमारा आनंद पक्ष को, इसी को देखकर वे आनंदित होते हैं। और हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा है 5वां क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस रूप पर प्रकाश डाला है। यानी राष्ट्र किस रूप पर प्रकाश डाला, 5वां क्वेश्चन हमारा
यहाँ पर देखिए इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा किस राष्ट्र के ऊपर प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृत वाले राष्ट्रीय एक सूक्ष्म और उसके अक्रिय स्वीकार पर प्रकाश डाला है। स्वरूप पर यानी यहीं से आपको देखने को मिलेगा स्वरूप पर प्रकाश डाला है। यहाँ से आपको इस प्रकार की उदार भावना के प्रवर्तक और राष्ट्र के लिए इसी में से आपको कर देना है। ओके, ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके हमारे देखिए हमारे 2 नंबर इसके हो गए, हमारे 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 6 नंबर ये हुए हमारे। और यहाँ पर देखिए 2 नंबर हमारे इसके थे हमारे संदर्भ के। ओके, और 2 नंबर हमारे थे किसके, व्याख्या करने के। तो आपके 10 नंबर इसमें पक्का हो गए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी महत्वपूर्ण पद्यांश और गद्यांश हम बताते हैं। इसके तो हमारे 10 नंबर पक्का हो गए, 10 इसके हुए, हमारे कितने हो गए 20, और 10 नंबर इसके पक्का कराते हैं किस तरह आपको देख लीजिए। ये हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश यानी महत्वपूर्ण पद्यांश हमारा आ चुका है इसमें। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश यहाँ पर देखिए इस तरह को आपको देखने को मिलेगा, यानी 2 इसमें से आते हैं, आपको एक छांट कर लिखना है। आपको देखिए यहाँ पर पहला मिलेगा, हमने अपनी ओर से लिखा है, आपको यही आपको करके जाना है इसी चैप्टर में से। आपको एक तो सबसे पहले आपको किसमें से फंसेगा, पवन दूत का में से फंसेगा एक, इसको आपको याद कर लेना पवन दूत का। और दूसरा फंसेगा हमारा कैकेयी का अनुताप, यानी कैकेयी का अनुताप में से आपको कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, बस मैंने इसका कारण भ्रम मात्र ही देखा, यानी इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको पढ़ लेना है और आपको बता देना है किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन। तो हम आपको इसके लेखक बता दें, इसके लेखक ये हमारा लिया गया है कैकेयी का अनुताप, क्योंकि इसमें कैकेयी के जो हमारे रघुकुल है, यानी रघुकुल आ जाए, इसमें हमारे राम जी के सब काम आ चुके हैं। इसमें से आपको देख पहचान कर आपको लिख देना है, यानी हमारी यहाँ पर रानी आ गई, इसको आपको पूरा पढ़ना है। यानी मैंने तो पढ़ चुका हूँ इसीलिए मुझे मालूम है, तो आपको पूरा पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आपको उसी तरह 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रस्तुत कविता का शीर्षक एवं रचयिता एक कवि का नाम लिखिए, यानी उसी तरह आपको इसका लिख देना है। जो हमने गद्यांश का बताया था उसी तरह आपको इसको यहाँ पर आपको वहाँ लेखक था यहाँ कवि करना है, बस इतना ही इसमें डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखांश की व्याख्या कीजिए, यानी जो हमारी ये रेखा है, जो हमारी ये रेखा है, इसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या। उस तरह आपको नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपको कुछ बना के लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, और नहीं देगा आप नहीं बनाओगे तो। ओके, हमारा चलो हम इसकी व्याख्या करके दिखाते हैं किस तरह। ओके, इसकी व्याख्या हमारी किस तरह, देखिए हमने व्याख्या भी कर ली है इसकी, चलो हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमने व्याख्या करी है कि मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपर ही रूप देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, यानी उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। मैंने इसके कोमल गा शरीर को ही देखा, मैं इसके परमार्थ स्वरूप को न देख पाई, और अपना पूर्व स्वार्थ साधना चाहा, इस कारण ही तो आज मेरा जीवन हो गया, यानी बाधाग्रस्त हो गया है। यानी जो कैकेयी ने भरत के लिए भरत का मैंने ऊपरी रूप देखा है, यानी कुछ इस तरह आपकी व्याख्या होगी। इसको आपको कर देना, बस मैंने इसका ऊपरी रूप यानी भरत का ऊपरी रूप देखा, अंदर को उसने देखा नहीं। जो भरत के लिए उसने राजगद्दी मांगी थी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, उसी के ऊपर ये हमारी कहानी है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, किस पात्र को महास्वार्थ के घेर लिया था, यानी किस पात्र ने रानी के महास्वार्थ को घेर लिया था, किसके पात्र ने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहीं से देखने को मिल जाएगा, उसके महास्वार्थ ने उसे घेर लिया था, यानी उसके महास्वार्थ ने घेर लिया था। इसी तरह हमको क्वेश्चन दिखाते किस तरह आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दिखा हमारा, देखिए
कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था, यानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यानी हमारा पहला, दूसरा, तीसरा भी क्वेश्चन पूरा हो गया। और चौथा है हमारा, रानी कैकेयी को जन्मतार क्या सुनना पड़ा, यानी रानी को जन्मतार क्या सुनना पड़ा। तो आपको यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, निज जन्म में सुन जीव यह मेरा धिक्कार है, मुझे था महास्वार्थ से घेरा, यानी इसने महास्वार्थ से किया था, इसीलिए आपको इसका धिक्कार है। यानी इसी तरह इसमें से आपको क्वेश्चन छाट के लिख देना है। और यहाँ पर गात तथा परमार्थ शब्द का अर्थ क्या है, यानी गात शब्द और परमार्थ शब्द का क्या अर्थ है। तो हम आपको बता दें, इसमें 5वें में ऑलरेडी आपको क्या लिखना है, गात शब्द का शरीर, यानी शरीर इसका सही हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर आपको शरीर लिख देना है, यानी इसका 5वें का आपको शरीर लिख देना है, आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे तीसरे क्वेश्चन के भी हमारे 10 नंबर पक्का हो गए। हमारा चौथा क्वेश्चन है लेखक का जीवन परिचय, यानी लेखक का जीवन परिचय किस तरह आता है। और हम आपको जीवन परिचय आता है और साहित्य परिचय बताते हैं हम इसको। इस तरह आपको जीवन परिचय, इस तरह के आपके जीवन परिचय आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 जीवन परिचय पूछेगा, वासुदेव अग्रवाल का और डॉक्टर जेपी अब्दुल कलाम का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपको 3 में से एक का जीवन परिचय लिखना है, जो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल का, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का। और आप लोग कहोगे तो उसमें तो साहित्य परिचय पूछा जाता है। इसमें देखिए किस तरह आपको इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, यानी इसमें साहित्य परिचय पूछा गया। तो आपको घबराना नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उसके जीवन परिचय में उसकी जन्म कब हुआ और कहाँ रहता था, शायद उसने शिक्षा कहाँ से ली, इस प्रकार आपको मृत्यु तक उसको लिख देना है थोड़ा सा, और फिर आपको साहित्य परिचय लिख देना है। तो हमने यहाँ पर लिखा था डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ। यही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ में विश्वविद्यालय में परकलनी भारत शोधन प्रबंध पर उनको पीएचडी की उपाधि से प्रभुत्व किया। यहीं से उन्होंने डी.लिस्ट की उपाधि प्राप्त की। और हिंदी के इस प्रखंड विद्वान को हमसे सन 1967 ईस्वी में हमसे छीन लिया गया, यानी उनकी 1967 ईस्वी में उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साहित्य परिचय, यानी साहित्य परिचय। तो ये आपको साहित्य परिचय, इस तरह से आपको साहित्य परिचय लिख देना है। देखिए साहित्य परिचय, तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीर्तियाँ, यानी कीर्तियाँ देखने को मिलेगा। तो कीर्तियाँ में क्या क्या पूछता है, तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कीर्तियाँ देख लीजिए। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना शोधन और संपदा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, यानी महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो उनकी प्रमुख रचना महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरह। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्या, निबंध, यानी हमसे सबसे पहले देखने को मिलेगा हमारे निबंध, जिसमें आपको निबंध में क्या क्या लिखना है। निबंध में हमारे इन्होंने निबंध में क्या क्या लिखा था, पृथ्वीपुत्र नंबर 1, पृथ्वीपुत्र नंबर 2, कला संस्कृत नंबर 3, कल्पवृक्ष नंबर 4, भारती की मौलिक एकता और नंबर 5, भारत माता भूमि और नंबर 6, बगधारा आदि, यानी बगधारा आदि इन्होंने निबंध लिखा था। और दूसरे में हमारा है शोधन, यानी शोधन में हमने बिहार जो हमने जीवन परिचय पढ़ा था उसमें दिया था परकलनी भारती, यानी उसी में थे आपको शोधन में थे परकलनी भारती, इसीलिए आपको जीवन परिचय भी याद करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पर तीसरा है हमारा संपदान, यानी संपदा किस किस का इन्होंने किया था। जयश्रीकृत किया था पदम मावत की संजीवनी काव्य, नंबर 2, बालभट्ट के हरचित्र का संस्कृत अध्ययन। उनके अतिरिक्त उन्होंने पाली
पाली प्रकरण और संस्कृत के लिए अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। यानी इन्होंने अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। यहाँ से आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। इसी तरह आपको लिख देना है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसके 5 नंबर हमारे पक्का हो गए। हमने लेखक का भी लिख लिया। अब हमारा 5वां आ रहा है कवि का। यानी कवि का भी किस प्रकार आता है इसमें आपको बताते। देखिए यहाँ पर देखिए कवि का भी इसी प्रकार पूछता है, निम्न में से किन एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियां लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। आपको इनमें से 3 देखने को मिलेगा। 3 में से आपको 1 कर देनी है। किस प्रकार करनी है देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिया है जयशंकर प्रसाद का। यानी हमने जयशंकर प्रसाद का लिया है। इसका आपको जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना है। हमने पहले भी बताया था। उसी प्रकार आपको साहित्य परिचय लिखना है। तो इसमें से हमने काफी बड़ा लिख लिया। आपको समझाने के लिए आपको छोटा सा लिखना है। मृत्यु और इनकी जन्म और बीच में आप जो कुछ लगाना चाहते हो लिख देना। तो हमने यहाँ पर देखने को मिलेगा कि छायावाद युग के प्रत्येक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए। यानी इनके पिता और बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवास के लिए चले गए और अल्पावस्था में ही लाड प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। यानी कि इनके ऊपर सारा भार आ पड़ा। उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर यानी इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया था। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। तो आपको इसी तरह लिख देना और नीचे आके आपको थोड़ी सी 4-5 लाइन लिख के आपको इनकी मृत्यु कर देनी है। इसी प्रकार आपको तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है साहित्य परिचय। यानी जीवन परिचय के बाद आता है हमारा साहित्य परिचय। तो यहाँ पर देखिए द्विवेद युग के अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावाद काव्य के जन्मदाता एवं छायावाद युग के प्रत्यक समझे जाते थे। इनकी रचना कामायनी एवं कायाजी कृति है, जिसमें छायावादी प्रत्येक एवं विशेषताओं का सामवेद हुआ है। यानी विशेषता का सामवेद हुआ है। यहाँ पर अंतमुखी कल्पना का एवं सूक्ष्म अनुभूति की व्यक्ति। इसी प्रकार आपको इसका भी लिख देना है और आपको इसकी क्या लिखनी है, कीर्तियां किस प्रकार आएंगी देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको कीर्तियां देखना होगी। प्रसाद जी की निम्नलिखित रचनाएं यानी इन्होंने निम्नलिखित रचना की। कौन सी सबसे फर्स्ट है हमारी कामायनी। यानी कामायनी में इन्होंने क्या किया था, यह महाकाव्य छायावादी काव्य का कीर्तक स्तंभ है। इसमें महाकाव्य में तनु और श्रद्धा के मध्य से मानव को हृदय श्रद्धा और बुद्धि के संवेद का संदेश दिया है। यानी इन्होंने पाठ लिखा था श्रद्धा मनु, जो इसमें आपको 10th यानी 12th में देखने को मिलेगा। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद ने हमारा कौन सा पाठ लिखा था, श्रद्धा मनु। आपको उसी में आपको देख लेना, उसी आपको ये बात करना है। वहाँ पर हमारा है दूसरा आंसू यानी आंसू। दूसरा हमारा क्या आंसू, यह वियोग पर आधारित है काव्य। इसके एक एक छंद यानी एक छंद दुख और पीड़ा साकार हो उठी है। यानी दुख और पीड़ा से साकार हो उठी है। तो हमारा तीसरा है नाटक इन्होंने कौन सा नाटक लिखा था इसमें तो बताते हैं। इन्होंने पहला लिखा था चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धौरस्वामिनी और जयमेध और कामना आदि। यानी इन्होंने नाटक बहुत से लिखे थे। और इन्होंने उपन्यास लिखा था हमारा कौन सा, कंकाल, तितली और ईरावती आदि। और इन्होंने निबंध लिखा था काव्य और कला। यानी इन्होंने निबंध काव्य और कला लिखा था। तो हमारे इसके भी हमारे 5 नंबर पक्का हो गए। ओके, तो हमारे अब इसके भी 5 नंबर पक्का हो गए हमारे 5। यानी हम किस पर छठवें क्वेश्चन पर आ गए, कहानी। यानी कहानी में आपको किस प्रकार देखनी है। अब ये आ गई हमारी महत्वपूर्ण कहानी। यानी इसमें से आपको हमने पहले ही बताया था, इसमें 2 कहानी पूछी जाएगी। एक पूछी जाएगी हमारी बहादुर कहानी पूछी जाएगी और एक पूछी जाएगी पंचलाट। इनमें से आपको एक लिखनी है। देखिए यहाँ पर आपको किस तरह आपको पूछी जाएगी। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए 6वें क्वेश्चन पे कह रहा है कि पंचलाट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यानी पंचलाट या बहादुर आपको एक लिखना है इसमें से अपने शब्दों में। तो हमने किस प्रकार लिखा है तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पंचलाट रेणु जी की आंतरिक कहानी है। यानी ये बड़ेश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। कहानी में बिहार के एक बिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण टोली के अशिक्षित लोग यानी पढ़े लिखे नहीं थे लोग, उन्होंने रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स खरीदा, वे पंचलाट कहते हैं। यानी वे उन्होंने रामनवमी के मेले में से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जो लोग वो पंचलाट कहते हैं। पंचलाट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज मानते थे। यानी पंचलाट के लोग सीधे साधे लोग उसे पंचलाट को सम्मान की चीज मानते थे। और इसमें हमारे किरदार निभाया है एक हमारा, इसमें गोधन नाम का लड़का है, उसने किरदार निभाया। और हमारा एक है गुंडरी काकी और एक हमारी गुलरी, यानी मुंडरी काकी गुलरी हमारी, ये तीन इन्होंने किरदार निभाया है। यानी ये नायक है इसके। तो हमारा यहाँ पर देखिए सम्मानित चीज समझते हैं। पंचलाट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरत मर्द इकट्ठे हो जाते हैं और सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या और उठी है कि पंचलाट जलाया कौन। यानी पंचलाट जलाया कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे और सीधे साधे लोग पंचलाट को जलाना भी जानते थे। जो दूसरी पंचायत के लोग थे वो हंस रहे थे इन पे कि पंचलाट जलाना नहीं जानते, वो पंचलाट लेकर आ गए हैं। तो आपको वो हंस रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पंचलाट भले ही धरी रहे पर हम दूसरी पंचायत के लोगों पर नहीं जलवाएंगे। तो इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुंडरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। यानी हमने बताया था एक मुंडरी नाम की लड़की है, उससे गोधन क्या करता है, प्रेम करता है। मुंडरी की माँ ने, यानी जो मुंडरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की। यानी मुंडरी की माँ ने पंचों से गोधन की क्या की शिकायत की कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा के गाने गाकर निकलता है। यानी वह सिनेमा के गाने गाकर उस घर में से निकलता था। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुंडरी को पता है कि गोधन पंचलाट जला सकता है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। यानी मुंडरी को पता है कि गोधन पंचलाट जला सकता है और वह चतुराई से पंचलाट को गोधन की बात को पंचों के चतुराई से पहुंचा देती है, जाति में यानी पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, वह पंचलाट को जला देता है। मुंडरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न हुई। यानी मुंडरी की माँ थी जो गुलरी काकी थी, वह प्रसन्न हुई यह कारनामा देखकर गोधन का। प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। यानी वह इतनी प्रसन्न हुई कि गोधन को शाम के भोजन का उसने निमंत्रण दे दिया। ओके, यहाँ पर पंचों की अति उत्साह देखकर गोधन को कहा कि तुम्हारा 7 खून माफो, खूब खाओ और खूब गाने गाकर निकलो। यानी खूब गाओ सिनेमा के गाने, यानी आप उसे छुट्टी दे दी कि तुम खूब गाओ गाने सिनेमा के, आपके 7 खून माफ, यानी तुम 7 खून तुम्हारे माफ कर दिए जाएंगे। पंचलाट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते तथा उत्साहित मनाते। कहानी का कथांग जीवन सजीव और सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देते में फणेश्वर नाथ रेणु जी ने स्मृत कहा है कि इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव कहानी है, यानी ये सत्य कहानी है। ओके, तो हमारे कितने 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां खंड काव्य। यानी खंड काव्य आपको इसे हम नहीं बताएंगे क्योंकि यह हमारा
इस तरह पूछा जाता है। देखिए खंड काव्य हमारा इस तरह पूछा जाता है कि यहाँ पर देखिए अपने पाठ्य पुस्तक खंड नायक नायिका गए, यानी आपको इसमें से आपको काफी क्वेश्चन दिए भी जाएंगे जिसमें से आपको एक लिखना है कि हमारे यहाँ तो त्यागपति, आपके यहाँ क्या है तो आप बता देना कमेंट में, आपको हम इसे बता देंगे। ओके, तो हमारा आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी संस्कृत गद्यांश, यानी संस्कृत का गद्यांश क्या है। इसके अगला क्वेश्चन है 8वां, देखते हैं हम क्या है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन था संस्कृत के, यानी संस्कृत हिंदी के संस्कृत गद्यांश, यानी हम आपको इसकी व्याख्या करने को बताएंगे किस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक तो होते नहीं है, ये ओनली इसका पाठ होता है जो हम इसकी व्याख्या दिखाते हैं। इस प्रकार आपको इसके संदर्भ लिखना है, यानी इसका संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में से संकलित है। इसका पाठ है हमारा संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से अवतरित है, यानी महत्व भाषा महत्व, यानी इसका पाठ ही लिखा जाता है, इसके लेखक नहीं होते, यानी इसके लेखक नहीं लिखे जाते इसमें इसकी। चलो चलते हैं अगले। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसकी आपको जो संस्कृत है उसकी आपको क्या करनी है, हिंदी बनानी है। कुछ इस तरह आपको हिंदी बना देनी है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, बाल्मीकि, कुलगुरु कालिदास और अन्य भाषा भावी, इसी तरह आपको इसकी हिंदी बना देनी है। आपको पूरा हमारे कितने नंबर, ये हमारे 7 नंबर की आता है, 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां हमारा हिंदी संस्कृत गद्यांश के श्लोक, यानी हिंदी संस्कृत गद्यांश के श्लोक इसी तरह आपको किस तरह देखने को मिलेगा, यानी श्लोक इस तरह आपको देखने को मिलेगा। सुकारती कुतो विद्यार्थी सुखम, सुकुन विद्यार्थी त्यागम विद्यार्थी त्यागम सुखम, यानी इसी तरह आपको मिलेगा। इसका भी आपको इसी तरह आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। इसी तरह आपको बस यहाँ से आपको इसका पाठ का नाम अलग कर देना है। यह हमारा किससे लिया गया, स्वास्थ्य रत्नावली नामक पाठ से लिया गया है। बस इसके यहाँ पर आपको बस यही स्वास्थ्य रत्नावली नामक पाठ लिखना है और कुछ नहीं। इसी तरह आपको यह कर देना है और इसकी हिंदी आपको कर देनी है आपको अच्छी तरह। इसे इसकी हिंदी हमारी क्या होगी, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। जो सुख की इच्छा रखने वाला हो उसे विद्या त्याग देनी चाहिए और जो विद्या को रखने वाला हो उसे सुख त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार आपको इसके भी आपको कितने 7 नंबर पक्का हो जाएंगे इसका भी आपको। ओके, तो इसका अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यानी मुहावरे एवं लोकोक्तियां कुछ इस प्रकार आपकी आती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, यहाँ पर देखिए निम्न में मुहावरों में से लोकोक्तियां में से किसी एक का अर्थ लिखिए, यानी इसकी 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से आपको एक लिखना है। हमारा कौन सा किसी आगे भी लिख दो, यह है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। इसका प्रयोग हो जाएगा अपना काम निकालना और वाक्य प्रयोग आपको कर देना है। तो इसी प्रकार आपको इसे कर देना है 9वां क्वेश्चन। ओके, और हम चलते हैं अगले पर। अगले है हमारा क्या, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हमारे किस प्रकार आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको संधि विच्छेद इस तरह के आपको देखने को मिलेगा कि जयति का संधि विच्छेद क्या है, इसको आपको मोस्ट कर लेना है, इसी के आपको रट के जाना है। आपको इसी तरह की आपको संधि विच्छेद देखने को मिलेगा। आपको जयति का संधि विच्छेद आपको कुछ इस तरह के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से आपको जयति का संधि विच्छेद ढूंढना है। तो हमारी हो जाएगी जे प्लस अति, यानी जे प्लस अति हो जाएगी, क्योंकि जी है ये हमारी केस में ई की मात्रा में बदल जाएगी। इस प्रकार देखिए हमारी इस प्रकार हो जाएगी, जे पर मात्रा लग जाएगी और या है ये या है और हमारी आ में बदल जाएगा। कुछ इस तरह इसका सही हो जाएगा हमारा ये जे प्लस अति। उसका भी विद्या का संधि विच्छेद, यानी विद्यालय का संधि विच्छेद। विद्यालय में क्या होता है कि विद्या धनालय, यानी विद्या धनालय होती है, इसमें बड़ा बनता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा आंसर इसमें सही हो जाएगा। और 3 इसमें से पूछे जाते हैं, 3 में से आपको कितने करने होते हैं, 2 करने होते हैं। सॉरी आपको 3 करने होते हैं, 3 में से आपको दिखाते हैं। अगला यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा है भवनम। भवन का संधि विच्छेद क्या है, यानी भवनम का संधि विच्छेद है हमारे भव प्लस अनम,
यानी भव प्लस अनम, इसका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विभक्ति एवं वचन, यानी विभक्ति एवं वचन है हमारा अगला क्वेश्चन। दिखाते हैं इसे विभक्ति और वचन को किस प्रकार आपको करना है। ये है हमारी विभक्ति एवं वचन। ये हमारी आत्म रूप का आत्मनाम शब्द क्या है, यानी आत्म रूप का आत्म शब्द क्या है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से आपको एक लिखना है चार्ट का। तो हम इसमें से बता दें आपको सप्तमी का एक वचन है हमारा, यानी आपको याद कर लेनी है, इसी प्रकार आपका पेपर में फंसेगा। तो हमारा दूसरा है, देखिए यहाँ पर देखिए हमारा इसी प्रकार आपका पेपर में फंसता है। देखिए हमने अलग लिए पर इसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए नामों विभक्ति का इसी आत्मनों के इसी प्रकार के आपके फंसते हैं, इसी प्रकार को आपको कर देना है। यहाँ पर आपको नामों रूप का एक मिल जाएगा, यहाँ पर दूसरा है यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इसी प्रकार आपको मिल जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा सद्युम, यानी 13 पे कह रहा है हमारा सद्युम। सद्युम आपको हम बताते हैं किस प्रकार आते हैं। यहाँ पर देखिए सद्युम हम सद्युम हमारे आ चुके। इसमें देखिए सबसे पहला पूछा है आर्त प्रार्थ का, यानी आर्त प्रार्थ का क्या शब्द होगा सही अर्थ। यानी आर्त प्रार्थ का होता है संतान और अधिकतर भोजन, यानी संतान और अधिकतर भोजन। इसका हमारा 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करके लिख जाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा। ओके, तो इसी प्रकार इसमें से पूछा है दूसरा क्वेश्चन है मेघ और मेघ, यानी मेघ और मेघ में क्या अंतर है, इसमें आपको बता देना है। दूसरा है हमारा, इसमें भी हमारा दूसरा है बादल और यज्ञ, यानी बादल और यज्ञ और सूक्ष्म रूप, यानी अगला क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा अर्थों शब्द के अर्थ, यानी शब्द अर्थ आपको लिखना है। शब्द अर्थ हम इसी में ले आए हैं, इसमें से आपको कहना है शब्द अर्थ में करी शब्द, यानी करी शब्द के सही अर्थ के चुनकर लिखिए। यानी करी है, करी शब्द का सही अर्थ क्या है, तो इसको बता दें। करी शब्द का सही अर्थ है हमारा हाथी। और यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन देखने को मिलेगा बाण शब्द का अर्थ नहीं है, यानी बाण शब्द का अर्थ क्या नहीं है। तीर हो सकता है बाण शब्द का, भाला भी हो सकता है, निशान भी हो सकता है, और इसका हमारा क्या नहीं हो सकता, यानी बाल वट्टू भी हो सकता है, इसका हमारा वो नहीं हो सकता, यानी इसका हमारा भाला नहीं हो सकता। यानी 4 तो इस गलत हो जाएंगे और यह हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस प्रकार बनाते हैं। देखिए यहाँ पर अनेक शब्द के एक शब्द इस तरह के पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए अनेक शब्द के एक शब्द, यानी आपके 2 क्वेश्चन पूछे, यानी उसके आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन आपको इल्ले से कर देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कभी जन्म नहीं लिया, यानी जिसने कभी जन्म लिया तो फिर क्या कहेंगे। आपको बता दें इसको हम क्या कहेंगे, जो उसने जन्म नहीं लिया। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको एक लिख देना है। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था जो कभी नहीं जन्म ले, यानी जिसने कभी जन्म न ले वह हमारा हो जाएगा अजन्मा, यानी अजन्मा जो उसने जन्म नहीं लिया। दूसरा हमारा जो पहले ना हुआ हो, यानी जो पहले ना हुआ हो तो उसका हो जाएगा हमारा माया हो जाएगा अभूतपूर्व, यानी जो पहले ना हुआ वो भूतपूर्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन ये देखिए यहाँ वाक्य शोधन, यानी वाक्य शोधन, यानी मैं पहले बताया था इसके आपको क्या करना है, जो आपके वाक्य गलत होते हैं उसको आपको सही करना है। कुछ इस प्रकार आपको देखिए यहाँ पर वाक्य शोधन। यहाँ पर देखिए कह रहा है मुझे चाय का गर्म प्याला दो, यानी मुझे चाय का गर्म प्याला दो। तो इसको आपको किस तरह करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह आपको करना है कि इसमें आपको 4 दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 करना है। किस प्रकार करना है हम आपको बताते हैं। इसमें से पहला दिया है मुझे गर्म चाय का प्याला दो, दूसरा हमारा राम और सोहन जाता है, और तीसरा हमारा डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल में चिड़िया बैठी है, चौथा हमारा ईश्वर के अनेकों रूप है। यानी इसमें से आपको 2 करना है। तो आपको कोई भी कर दो तो हम आपको एक करके दिखाते हैं, जिसमें से हम राम को कर देते हैं कि राम और
जाते हैं। यहाँ पर जाता है लिखिए तो यहाँ पर आज जाते हैं, यानी 2 लोग जा रहे हैं, इसीलिए आपको जाते लिखना है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा डाल में चिड़िया बैठी है, तो आपको करना है डाल पर चिड़िया बैठी है, यानी मैगी पे आपको क्या लगाना है, फल। ओके, यहाँ पर आपको चौथा मिलेगा, आपको 2 करना है तो आपको कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको चौथा मिलेगा ईश्वर के अनेक रूप है, तो आपको क्या करना है, ईश्वर के अनेक रूप है यानी अनेक करना है यहाँ पर। ओके, तो आपको इसे शोधन मालूम पड़ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा रस यानी रस। अगला क्वेश्चन रस, तो हम रस दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए आपको 2 रस दिए जाएंगे 12वें क्वेश्चन में कि हासरस तथा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी हासरस और वीर रस की आपको क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है और परिभाषा लिखनी है हासरस और वीर रस की। तो हम आपको यहाँ पर आपको वीर रस लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए हासरस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कौन सा, क्या लिखा है, वीर रस, यानी वीर रस लिखा है हमने। तो यहाँ पर वीर रस में क्या कह रहा है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। यानी जो कठिन कार्य को करने से जो हमारे हृदय में, यानी किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने में जो हमारे हृदय में उत्साह जागृत होती है उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है देखिए। यहाँ पे देखिए उदाहरण हमारा, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाव वीर अनेक, यानी जाव वीर अनेक। इसी प्रकार आपको इसका दे देना है, यह बहुत सरल है, इसके आपको याद कर लेना है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाव वीर अनेक। इसी प्रकार आपको वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा छंद, यानी अगला क्वेश्चन में हमारे 18वें क्वेश्चन में क्या है, छंद। छंद में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या आता है छंद में। यहाँ पर आपको 2 छंद आते हैं, यानी दोहा और चौपाई छंद की परिभाषा दीजिए। यानी इसमें आपको देखा दो पेपर में इसी प्रकार के आते हैं आपको। देखिए यहाँ पर दोहा एवं चौपाई छंद, यानी दोहा और चौपाई छंद आपको देखने को मिलेंगे परिभाषा उदाहरण सहित। तो दोहा छंद में, चौपाई छंद में लिखा है, इसमें देखिए इसमें लिखा है चौपाई छंद सम्मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। अंत में इसमें जगड़ तगड़ का प्रयोग नहीं करते, इसमें 16 मात्रा होती है। इसका उदाहरण है कुछ इस तरह के, बहुत सरल उदाहरण है जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। इसका हमारा उदाहरण है क्या, देखिए हम आपको इसमें मात्रा भी गिन के दिखाएंगे और आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यह हमारा हनुमान चालीसा में तो उदाहरण है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, रामदूत अपने बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसकी मात्रा मिलाए तो इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी 2, इसकी 1। तो हम गिन लेते हैं 16 मात्रा हो चुकी है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी हमारी 16 मात्रा हो चुकी है। इसी प्रकार आपको नीचे की भी बना देनी है, इसी प्रकार आपको 16 मात्रा होती है इसकी। तो अगला क्वेश्चन देखने को चलते हम देखने। अगला क्वेश्चन हमारा अलंकार है, यानी अलंकार है हमारा अगला क्वेश्चन। अलंकार में किस तरह से आपको लिखना है देखिए। यहाँ पर हम अलंकार ले आए हैं। अलंकार में पूछता है 2 अलंकार पूछता है, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार। इसमें 2 अलंकार पूछता है, इस पेपर दिखाते हैं इसमें आपको कितने अलंकार पूछता है, 2 अलंकार पूछता है। यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। हमने यह देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, रूपक अलंकार का लिखना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले हेडिंग डालकर आपको रूपक अलंकार, जिस अलंकार की आप परिभाषा लिख रहे हैं तो आपको पहली पद तो उसे डाल देना है, ताकि बाद आपको लिखना है। सो एग्जाम्पल को भी पता चले कि इसकी लिखी है इसने। तो हम लिखते हैं जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपित होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसका उदाहरण सिंपल था है, इसका उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, यानी हरिपद कोमल कमल से, हरि के चरणों की तुलना कमल से की जा रही है। उसी प्रकार आपको उदाहरण लिख देना है। तो हम उदाहरण आपको लिखकर दिखाते हैं।
इस तरह का आपको उदाहरण हो गया अधिपति कोमल कमल से, ये हमारा उदाहरण हो गया। इसमें आपको कर देना है। आप श्लेष अलंकार लिखना चाहते हैं श्लेष अलंकार लिख दीजिए। आपको इसी आपको बहुत ही अच्छी तरह लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हम इस वीडियो में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा पत्र लिखना, यानी पत्र लिखना आपको आना चाहिए। आप पत्र लिख सकते हो। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध, यानी आपको निबंध पर्यावरण पर आएगा या हमारे प्रिय कवि पर आएगा या भ्रष्टाचार पर आएगा, निबंध आएगा, उस पर आपको लिख देना है। चलो वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट करके, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।